हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवो गेम। आपका आपके ही यूट्यूब चैनल नोवो गेम में फिर से स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद हम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं और ये जो वीडियो है एक जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेके और उसको उन चीज़ों को हम लोगों ने सम अप किया और उनकी क्या क्या परेशानियां हैं उन परेशानियों को हम लोगों ने सम अप करके और उसके बारे में ही आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। पिछले करीबन 15 से 20 दिनों के अंदर काफ़ी नए लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सम अप किया और सम अप करके उसको हम लोगों ने 5 मेन प्रॉब्लम्स बनाई हैं जिसको मैं बोलता हूँ LLCRM। अब LLCRM क्या है? लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज। जब भी कोई प्लान करता है कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करने जाना है और जैसे कि हम लोग फोकस करते हैं डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर, डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। और इवन रूरल मार्केट हो चाहे आपका अर्बन हो, हर जगह डिटर्जेंट पाउडर की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा इसके क्रिएट हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं कि हाइजीन के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा कुछ इस तरह की इंडस्ट्री थी जो ऑयल सोप इंडस्ट्री थी या लॉन्ड्री सोप जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन पे है, तो उसकी जगह क्या है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री का गेन काफ़ी ज़्यादा होना चालू हो गया है और इस गेन का फ़ायदा सभी को मिल रहा है, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हों, चाहे वो आपके लोकल ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स हों या इंडियंस बिग मल्टीनेशनल्स जो इंडियन बेस MNC हैं, तो सबको इसका फ़ायदा मिला है। अब लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी कोई प्लान करता है कि मुझे काम करना है तो देखते हैं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगी है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो पाउडर बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो एक मोरलेस एक आउटर नॉलेज लेके लोग काम करने के लिए आते हैं जिसमें उनको थोड़ी सी तकलीफ आती है। तो अब अगर जो लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज है तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करता है एंटरप्रेन्योर की, इंडस्ट्री जो आप लगाने जा रहे हो वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप किस एरिया में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसका मार्केट किस तरह का है, वहाँ पे जो सेगमेंट आपका है वो सेगमेंट इकोनॉमी लेवल का है या प्रीमियम लेवल के प्रोडक्ट बिक रहे हैं या आपका सेमी प्रीमियम लेवल के हैं। तो पहले मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या आपको क्या रखनी है, वहाँ पे किस तरह के और क्या कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हो सकते हैं जो आपको ऑफर करने हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज की कमी रहती है। तो पहला काम जो होना चाहिए कि आपको पहले वहाँ पे बेसिक अपना रिसर्च करना चाहिए, जो कि रिसर्च नहीं करते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको काफ़ी आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप उस इंडस्ट्री में जाते हो तो उस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को ना समझ पाना। अगर आप उस ट्रेंड को नहीं समझ पाएंगे कि वो ट्रेंड जो है आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आज डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर आपको पहले याद होगा कि पहले लोग डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे और डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोया करते थे। डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने पर लोग नील यूज किया करते थे, बट आपने अब देखा होगा कि अब नील का यूज खत्म हो गया, क्योंकि नील जो कपड़े के अंदर वाइटनेस या ब्राइटनेस दिया करता था उसकी जगह अब ऑप्टिकल वाइटनेस आ गए, वो आपके डिटर्जेंट पाउडर के अंदर ही डाल दिए गए। तो काफ़ी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि उनके प्रोडक्ट से आपके कपड़े के अंदर ब्राइटनेस बढ़ती है। तो एक ट्रेंड को पकड़ना पड़ता है कि वो ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उस ट्रेंड का नॉलेज नहीं होना। तो लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी के लिए भी, कि सबसे पहले आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो उस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से आप रिसर्च करो। बिना रिसर्च किए आपको फिर प्रॉब्लम जरूर होंगी मार्केट के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब ये हुआ कि आप अगर एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, अब चाहे इंडस्ट्री आपकी छोटी हो या चाहे आपकी इंडस्ट्री बड़ी हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप एवरीडे 100 टन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या एवरीडे आप 1 टन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, देखिए पैरामीटर्स तो आपके सेम होंगे। मशीन आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, पैकेजिंग की मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी, इसके अलावा फिर अलग अलग लेवल के ऊपर जो जो पैरामीटर्स होते हैं, एक
बेटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब लिमिटेड रिसोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास कैपिटल कम है, बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर आप प्लान करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपको अपना प्लांट सेटअप करने में लगेगा, आपको मशीन के लिए पैसे लगेंगे, आपको पैकेजिंग 3 से 4 पैकेजिंग जो भी इंडस्ट्री में चलती हैं, आप जैसे 1 kg में अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ½ kg में कर रहे हैं, 250 ग्राम में कर रहे हैं, 100 ग्राम्स में कर रहे हैं, 3 kg में कर रहे हैं, तो अलग अलग SKU के अंदर जब आप अपने पैकेजिंग को बनाए उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अगर शॉर्ट है, अगर आपके पास कैपिटल शॉर्ट है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। लेबर रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ती है कि जहाँ पे आप इस बिजनेस को करने जा रहे हैं वहाँ पे क्या जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर जो लेबर अवेलेबल नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑटोमेशन, मशीन ऑटोमेशन के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपका कैपिटल, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी लेबर, और जो तीसरी जो चीज़ आती है कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि आप जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर जो हम इंडिया की सिचुएशन को देखेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो या तो गुजरात या राजस्थान से मूव करते हैं। अब मान लीजिए कि आप नॉर्थ ईस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का आपने प्लान किया और आपकी प्लानिंग है कि मैं वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अपना यूनिट चलाना चाहता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी में 30 टन, 20 टन, 25 टन की गाड़ी आप नहीं मंगा सकते। आपको कुछ छोटी छोटी गाड़ी मंगानी है, छोटी छोटी क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल्स है उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी, लेबर की अवेलेबिलिटी कैसे है, आपके पास जो फंडिंग है वो कब तक आपको अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक वो कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकती है। तो आपको एक अपना ड्रॉ करना पड़ेगा, एक आपको लाइन बनानी पड़ेगी, जिससे आपको पता चले कि आपके पास जो फंडिंग है वो आपके पास कंप्लीट है या नहीं है, और अलग अलग चीज़ों के बारे में पूरी की तरह से नॉलेज का होना चाहिए, जो कि नॉलेज नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट जो है वो है कंपटीशन। अब कंपटीशन के अंदर क्या आता है आपका कि जो डिटर्जेंट पाउडर का जो मार्केट है, अगर जो देखा जाता है बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। एक तरफ से मैं बात करता हूँ, मैं दूसरी तरफ से आपको बताऊंगा, ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। अब हाईली कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कुछ इस तरह का होता है कि जहाँ पे एक जैसी ही पैकेजिंग होती है, एक जैसी मॉडलेस प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसी क्वालिटी होती है, एक जैसी स्कीम ऑफर होती है, और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंटिएशन नहीं होता है। मतलब आप अगर जो मान लीजिए कि 4 तरह के जो ब्रांड आपको मार्केट में दिख रहे हैं या 10 तरह के ब्रांड आपको दिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखाई देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप उस भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हो, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसके अंदर आपका प्राइसिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू हो सकता है, मार्केटिंग का इशू हो सकता है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो हमारा चौथा पॉइंट होता है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब कि मान लीजिए कि आप अपनी इंडस्ट्री को लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर जो मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में अपना यूनिट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप अपनी यूनिट जम्मू एंड कश्मीर में लगाते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि अगर आप रूरल एरिया के अंदर किसी भी गांव में अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, जबकि ज़मीन आपकी भी है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एनओसी आपके पड़ोसी से रिक्वायर्ड होती है कि आपका जो पड़ोसी है जब तक वो एनओसी नहीं देगा, पोल्यूशन के सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं। तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरह की उनके अपने नॉर्म्स हैं, तो उन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। अब वो नॉर्म्स अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं। वो आपका इन टर्म्स ऑफ सेटअप ऑफ प्लांट, वहाँ पे आपकी पोल्यूशन बोर्ड की क्या नीतियाँ चल रही हैं वो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे लेबर रिलेटेड किस तरह का मैटर है कि जो आप लेबर रखते हैं तो उनके लिए क्या ESI देनी है, PF देना है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी आपको देनी है। इसके अलावा फिर आप जो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप क्या अलग अलग जो भी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने दिए हैं उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है।
पैकेजिंग को लेके बड़ा एक मैटर होता है कि आपको पर्टिकुलर वेट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट को मार्केट में दिया है तो उसमें वेट कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग रेगुलेटरी कंप्लायंस बोलते हैं। इस रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर आपका ट्रेडमार्क रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं, ब्रांडिंग भी आती है, आप की जीएसटी के सर्टिफिकेशंस आपके आते हैं, कंपनी जो आप बनाते हैं उस कंपनी के अंदर आपने कंपनी किस तरह की बनाई है, तो ये सब रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर आते हैं जो कि ध्यान देने की चीज़ें हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया सॉरी। और पांचवा जो पॉइंट हमारा आता है वो मार्केटिंग और सेल्स का है। क्योंकि जब भी आप बाजार में आप जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, तो जैसा हमने थर्ड पॉइंट के अंदर डिस्कस किया कंपटीशन, कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, आपके पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल है, ऐसी क्या चीज़ आपके पास है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सकते हैं, या आपके पास मार्केटिंग करने के तरीके क्या हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क किस तरह का बनेगा। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो कि आज ही मेरे किसी कस्टमर से बात हो रही थी। हमने लास्ट ईयर उनकी फैक्ट्री लगवाई थी हरियाणा के अंदर। तो आज वो मेरे पास आए थे, आज मैं उनके साथ डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने बोला जी सर हमने माल बनाया और माल बना के हमने शॉप्स के ऊपर देना चालू कर दिया, बट मेरा वहाँ से माल का जो रिपीटेशन है बहुत कम आ रहा था। तो मैंने फिर वर्किंग करनी चालू करी कि प्रॉब्लम क्या हो रही। तो मुझे पता चला कि कई जगहों पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी टीम बनाई है, और वो टीम क्या करे कि रिटेल को डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर को बाईपास करके वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास बल्क क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर अगर जो रिटेल दुकानदार के पास जाता तो 1 किलो का पैकेट मांगता है, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से बाईपास किया, उन्होंने क्या किया, 5 किलो की पैकिंग कंज्यूमर के पास गए और कंज्यूमर को एक अच्छी स्कीम दिखाई, उसको दिखाया कि इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको फ़ायदा मिल रहा है। आप फॉर एग्जांपल 3 पैकेट ले रहे हो तो हम 2 पैकेट आपको फ्री दे रहे हैं, 4 पैकेट ले रहे हो तो 1 पैकेट हम फ्री दे रहे हैं। तो इस तरह से करके उन्होंने एक अपना कॉम्बो प्रोडक्ट के बना के, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल और रिटेल चैनल को बाईपास करके कस्टमर के यहाँ पहुँचा दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, उन्होंने बोला कि अब ये चीज़ मुझे समझ में आई है, मैं भी इसके ऊपर वर्किंग करने जा रहा हूँ। तो जो चीज़ पिछले 50 साल या 100 साल से चल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी ऐसे ही चलेगी। आपने देखा है कि आज जो मार्केटिंग हो गई है B2C हो गई है, बिजनेस से सीधे कस्टमर तक हो गई है, लोग अपने वेबसाइट से प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेचने लगे हैं, या लोगों ने मार्केट प्लेसेस में अपने प्रोडक्ट को डाल दिया, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, XYZ, मतलब इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मार्केट प्लेसेस में लोगों ने अपने प्रोडक्ट को डाले हैं। तो लोग बहुत यूनिक ढंग के तरीके ढूंढे अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। तो बेसिकली जो मार्केटिंग और सेल्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका पॉइंट ये है कि आपको कस्टमर तक पहुंचना है। कस्टमर तक आप कैसे पहुंचोगे? कस्टमर तक पहुंचने के आपको एक वही पुराने तरीके दिखाई देते हैं कि वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका तैयार होगा, या आपका सुपर स्टॉकिस्ट रेडी होगा, या आपका होलसेलर होगा, या रिटेलर होगा। तो कई जगहों पे सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने अपने ब्रांड को बनाया है, आपका ब्रांड किस तरह का है, आपके आगे नेटवर्क कैसे बनने चाहिए। तो सेल्स में मार्केटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। एडवर्टीजमेंट के आपके तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरह से एडवर्टीजमेंट आपको करना है। इसके अलावा फिर क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा फंड ना, हर ब्रांड टीवी पे इमीडिएटली नहीं आ पाता है, तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग इसका लायक होना एक नए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो जैसा कि मैंने 5 पॉइंट बताए, LLCRM, लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, कंपटीशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो एक नए एंटरप्रेन्योर फेस करता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इज जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मैन्युफैक्चरिंग। अब ओवरकम अगर हम करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स का, तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ओवरकम करने के जो हमारे पास जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हम ले सकते हैं, वो स्टेप है कि रिसर्च। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमारे पास किसी भी कस्टमर का फ़ोन आता है, जब वो हमें कहते हैं कि हमें डिटर्जेंट पाउडर की यूनिट चालू करनी है, हमें डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हमारा पहला ही सवाल होता है कि आप किस लोकेशन पे अपना सेटअप डालना चाह रहे हैं, और उस लोकेशन पे आपका कॉम्पिटिटिव या जो आपका कॉम्पिटिटिव ब्रांड है वो कौन है।
वो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं या कुछ लोकल स्ट्रॉन्ग लोकल मैन्युफैक्चरर प्लेयर्स हैं, वो कौन है, वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट बिकता है। तो रिसर्च के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप रिसर्च को कंडक्ट कीजिए। आप देखिए कि वहाँ पे कौन सी पैकेजिंग बिक रही है, क्या वो पैकेजिंग 100 ग्राम की है, क्या वो पैकेजिंग 3 किलो की है, क्या वो पैकेजिंग 1 किलो की है। वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी किस तरह की है, क्या वो अच्छी परचेजिंग कैपेसिटी कर सकते हैं या उनकी परचेजिंग कैपेसिटी डाउन है। क्योंकि अगर जो आप मार्केट टू मार्केट अगर जो लेंगे, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दूँ, अगर जो कंपेयर टू आप हरियाणा और पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक थोड़े से सेमी प्रीमियम टाइप का मार्केट आपको दिखाई देगा, जहाँ पे मान लीजिए कि 70 रुपये 75 रुपये पर केजी का भी प्रोडक्ट सेल होता है। ऐसे अगर आप उड़ीसा और रायपुर छत्तीसगढ़ की मार्केट देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि प्राइस को लेके जो कस्टमर है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वहाँ पे बहुत जगहों पे जो पैकेजिंग है वो आपकी 100 रुपये में 2 किलो या 100 रुपये में 3 किलो या 50 रुपये में 1.5 किलो भी सेल हो रही है और बहुत ह्यूज कैपेसिटी में लोग काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में काम करने जा रहे हैं उस एरिया के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जिस जहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं वहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर किस तरह का आपका एटमॉस्फेयर है, आपको भी पता करना पड़ेगा। वहाँ का वेदर किस तरह का है। फॉर एग्जांपल अगर जो आप अपनी यूनिट लगा रहे हैं वेस्ट बंगाल में या आप अपनी यूनिट लगा रहे हैं राजस्थान में, तो दोनों जगह की वेदर कंडीशन बहुत ही अलग है। तो वेदर कंडीशन अलग होने की वजह से क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो रिसर्च इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक सिचुएशन, रिसर्च इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बाइंग कैपेसिटी, रिसर्च इन टर्म्स ऑफ कि आपका वहाँ पे वेदर किस तरह का है तो मैं अपनी फॉर्मुलेशन किस तरह से लूँ। इसके अलावा रिसर्च इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे जो आपका वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या वहाँ पे सॉफ्ट वाटर है, क्या वहाँ पे हार्ड वाटर है। तो अगर जो जब आप एक रिसर्च लिख के अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इसके बाद आपने रिसर्च करी, आपको थोड़ा सा एक नॉलेज हुआ। अब कई ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जिनका आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि सीक एक्सपर्ट एडवाइस। अब हमारे कस्टमर जब हमें कॉल करते हैं तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि आप भी मार्केट जाओ, चीज़ों को ढूंढो, ब्रांडिंग को देखो, कॉस्टिंग को देखो, उसके बाद आप हमसे पूछो, क्वेश्चंस पूछो। मतलब आप अपने क्वेश्चंस बनाओ। बहुत सारे आप इंफॉर्मेशन यूट्यूब से लेते हो जो कि कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। तो अब वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को आप सही समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। तो आपको कोई कंसल्टेंट चाहिए, ऐसा कंसल्टेंट हो जिनको फॉर्मुलेशन की नॉलेज हो, जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हो, जिनके पास पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स हों। तो एक तब पता चलेगा जब आप थोड़ी सी रिसर्च जब खुद करके रखोगे और जब आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करोगे, जब आप अपने क्वेश्चन उनके सामने पुट ऑन करोगे तो उनकी जो रिप्लाई आएगी उस रिप्लाई से आप समझ पाओगे कि वो कंसल्टेंट परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप जिससे एडवाइस लेने जा रहे हैं वो कितने कैपेबल हैं आपको एडवाइस देने के लिए। क्योंकि काइंड ऑफ थिंग है कि उनकी एडवाइस के ऊपर आप अपना बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लगाने जा रहे हैं। तो आपको जो एडवाइस चाहिए वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मुलेशन है, आपका रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, किस तरह की मशीन रिक्वायर्ड है, पैकेजिंग आपकी कैसी बननी चाहिए। इसके अलावा और भी आपके वो एडवाइस मिलनी चाहिए और आपको नॉलेज मिलना चाहिए कि आप जो ब्रांडिंग कर रहे हो, आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो तो आपकी ब्रांडिंग किस तरह की होनी चाहिए। उस ब्रांड के अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हो, जो दूसरे ब्रांड्स आपके मार्केट में हैं उनसे कैसे अपने आप को थोड़ा सा अलग रख सकते हो। तो इस तरह की जो नॉलेज है इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंसल्टेंट को आपको कांटेक्ट करना चाहिए। तीसरा अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो फंडिंग।
कि आप जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो उस इंडस्ट्री के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट मे बी 5 लाख है, 10 लाख है, या 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, वट एवर जो भी कैपेसिटी में आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपसे आपके पास कहाँ से है। वो इन्वेस्टमेंट आपके अपना खुद के हैं या इन्वेस्टमेंट आप गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, जैसे स्टैंड अप इंडिया हो सकता है, PMEGP हो सकता है, और आज की डेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरह की आपको स्कीम्स दे रही हैं, जिसमें आप अवेल करके आप अपनी यूनिट लगा सकते हैं, अपना सेटअप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आपको फंडिंग के लिए आपको शुरू से प्लानिंग होनी चाहिए, और इस प्लानिंग को आप न कि 2 महीने 3 महीने, इसको अगले 1 साल की प्लानिंग लेके चलिए कि अगले 1 साल तक, क्योंकि आपका बिजनेस इनिशियली वो स्लो मूवमेंट करेगा। शुरू के 3-4 महीने काफ़ी स्लो चलते हैं, तो आपको वहाँ भी प्लान होना चाहिए कि अगर इस तरह का मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है तो मैं सस्टेन कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, और मैं अपने लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। इस फंडिंग के अंदर आपको इम्पोर्टेंट वे में समझना पड़ेगा कि आपकी अपनी कितनी फंडिंग है और आप बैंक से कितना फंडिंग ले रहे हो, गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आपको सब्सिडी कितनी मिल रही है, और आगे जब आपका बिजनेस 3-4 4-fold या 5-fold होगा तो उस समय आप और फंड कहाँ से जुटा सकते हो। तो ये सब प्लानिंग आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा फिर से वही आ गया डिफरेंशिएशन का। जैसे आपका जो ब्रांड है वो मार्केट में उस भीड़ में अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है, तो उसका लिए आप क्या कर सकते हो, उसका लिए आपके पास सिचुएशन क्या है। तो देखिए ऐसा ना कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखिए कि अगर तो मार्केट में 10 आपने कोई भी पैकेट उठा ली है तो आपकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट का यूनिक प्रोडक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे बड़े जो ब्रांड्स हैं मेरी इस बात को थोड़ा सा एज ए ऑफेंसिव ले सकते हैं, लेकिन मोरलेस जो भी ब्रांड 70 रुपये 65 रुपये की रेंज के अंदर इंडिया में जो भी ब्रांड सेल हो रहे हैं, मैं आपको 100% दावे के संग कह रहा हूँ, आप आधा ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच उसका डिटर्जेंट पाउडर को डालिए और उसको घोलिए, और घोलने के बाद 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 जितना भी आपने डाला है पाउडर 1 चम्मच का, उसमें 15 to 20% मिट्टी नीचे बैठी हुई मिलेगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स जो जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको एक यूनिक प्रिपोजिशन दिया कि लोग बना रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट इनसॉल्युबल डाल के जिसका कोई यूज नहीं है क्लीनिंग से, तो आप ऐसे केमिकल्स के ऊपर वर्किंग करो जो कि 100% सॉल्युबल हो और कस्टमर को उसका फायदा दे पाए। हमने इस तरह के फॉर्मुलेशन डेवलप करी और हम ये चीज़ें अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो एक यूनिक प्रिपोजिशन हो गया कि मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो पाउडर है, या मेरी जो पैकिंग है, या जो इसके अंदर जो माल है, ये मिट्टी रहित है, इसमें मिट्टी नहीं है। दूसरे ब्रांड के अंदर मिट्टी है। बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जो कि आपके पॉपुलर रेंज के अंदर सेल हो रहे हैं, सबके अंदर मिट्टी है। तो आपने अपने आप को एक भीड़ से अलग साबित किया, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो गया, एक हो गया आपकी फॉर्मुलेशन रिलेटेड तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो सकता है आपकी पैकेजिंग रिलेटेड तरीका हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है जो भी वीडियो के पहले इनिशियल में मैंने आपको बताया कि मेरे कस्टमर ने एक चीज़ सेंस करी कि लोग डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को बाईपास करके डायरेक्ट कंज्यूमर को ही माल बेच रहे हैं। इस तरह की भी बहुत सारी मार्केटिंग की चीज़ें हो रही है। तो आपको यूनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट कर पाएँ, आप अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे स्टैंड आउट हो पाएँ। और इसके लिए क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी फॉर्मुलेशंस, अच्छी पैकेजिंग और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन और इनोवेटिव मार्केटिंग आइडिया आपको निकाल के लाने पड़ेंगे। आपका प्राइम फोकस क्या है? आपका प्राइम फोकस है कि आपको अपने कस्टमर को माल बेचना है, पहुंचाना है और उसको वैल्यू फॉर मनी देनी है। अगर जो मेरे को 70 रुपये एक पैकेट के लिए दे रहा है तो मैं कम से कम उसको 50 रुपये की क्वालिटी तो उसको पहुँचाऊँगा। तो अगर आप 50 रुपये की क्वालिटी इसको पहुँचा सकते हो तो आप मान के चलो, मैं लिख के देता हूँ कि आपका ब्रांड अगले साल 2 साल के अंदर बहुत ही आगे निकल जाएगा। चलिए
अब हम आते हैं कि पांचवें पॉइंट के ऊपर कंप्लायंस। जो हम कंप्लायंस के बारे में बात करें तो आप जितने भी कंप्लायंस हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे आपके जीएसटी रिलेटेड हों, चाहे आपके पैकेजिंग रिलेटेड हों, इवन आपके लेबर रिलेटेड हों, लैंड एंड बिल्डिंग या बिल्डिंग प्लान के रिलेटेड हो, सारे कंप्लायंस को कंप्लीट करना जरूरी है, ताकि कल को जब आप अपना बिजनेस चालू करें तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिक्स पॉइंट आपका जो है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि आपको कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही लो प्राइस के अंदर अपने कस्टमर को पहुंचा पाएँ। अभी आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो न्यू एज कंपनी आ गई हैं, वो एक एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कोई 100 रुपया खर्चा कर रहा है, मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 150 रुपये खर्चा कर रहे हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और रिपीटिशन नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि आप अगर जो फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये MRP का आपने प्रोडक्ट बनाया, राइट, और कस्टमर के पास 100 रुपये MRP में पहुंचा, तो अब मार्केट में जाने के लिए आपने क्या किया, दुकानदार को, रिटेलर को आपने बोला कि मैं आपको 25% मार्जिन दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने बोला मैं 10% तुमको भी मार्जिन दूंगा, 35% हो गया, 18% GST निकल गई, तो अराउंड 53% हो गए, तो बचा क्या 47% पे हम आ गए। अब 47% के ऊपर आपकी पैकेजिंग हो गई, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, आपकी मार्जिन हो गई, तो मोरलेस करते 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 आप कहाँ पहुँच गए, 30 रुपये, मतलब 30 रुपये 35 रुपये के आसपास की रेंज का आपने प्रोडक्ट डेवलप किया और 100 रुपये में अपने कस्टमर को पहुंचाया। कुछ लोग और भी क्या करते हैं कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम कंज्यूमर को भी अप्रॉक्सीमेटली 10% का और भी कोई स्कीम देते हैं। तो पता चला जी 25 रुपये का प्रोडक्ट आपने कस्टमर को पहुँचाया, पूरे हर्डल्स को क्रॉस करते करते 100 रुपये के अंदर, बट उस कस्टमर को क्वालिटी तो नहीं मिले ना, उसको तो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिली। अब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मार्जिन दी, रिटेलर को क्या मार्जिन दी। तो ये हर्डल्स हैं, इन हर्डल्स को आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आप अगर जो एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में सेल कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसको 60% 70% का वैल्यू फॉर मनी तो दीजिए। जो कंपल्सिव चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पैकेजिंग है वो तो लगेगी, लेबर है वो तो लगेगी, आपकी मार्जिन है वो आपको लगनी है, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो आपको लगने ही हैं। तो ये इन चीज़ों को छोड़ के अगर आप उसको एक इस तरह का प्रोडक्ट दें कि जो मार्केट में जो लोग अभी ऑफर कर रहे हैं उनसे आप बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, उनसे बेटर प्राइस दे रहे हैं, तब वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेगा और उसको रिपीट करेगा। रिपीट करवाने के लिए 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो 150 रुपये अगर जो आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट डाल रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटर है कि आप उसको बेटर क्वालिटी दीजिए। अगर आपने उसके ऊपर बेटर क्वालिटी दी तो नेक्स्ट टाइम वो फिर रिपीट करेगा और आप इन हर्डल्स को कम भी कर सकते हैं। तो आपको बड़े यूनिक तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा जैसे क्या है कि बहुत छोटा हमारा सेटअप है, तो हम टेलीविजन पे नहीं आ सकते, तो हम डिजिटल मीडिया के थ्रू जा सकते हैं। हम इंस्टा पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर बता सकते हैं, हम फेसबुक के ऊपर अपने ग्रुप बना सकते हैं, हम कुछ फोकस ग्रुप बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं पे टी पार्टी कर दी और महिलाओं का एक ग्रुप बना दिया, लेडीज़ का एक ग्रुप बना दिया, उनके थ्रू आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, जैसे कि MLM टाइप की जो मार्केटिंग होती है। लेकिन कोई भी मार्केटिंग का नेटवर्क पकड़िए, वो कितना भी यूनिक क्यों ना हो, पॉइंट आपको रखना पड़ेगा, कस्टमर को आपको वैल्यू फॉर मनी देनी पड़ेगी, उसको एक बेहतर क्वालिटी देनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश होगा। इसके बिना आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो दोस्तों, आज एक हमने छोटा सा मतलब इंसाइट लिया है डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग और इसमें आने वाली प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन के बारे में। और मैं चाहूँगा अगर आपके कुछ और भी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, हम उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो बहुत एक टाइम के बाद आते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो फोकस है, हम इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करते हैं। हम लोग मशीनरी, केमिकल, फॉर्मुलेशन, कंसल्टेशन ऑल अक्रॉस इंडिया काफ़ी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम हेल्प करते हैं। तो थोड़ा समय का भी अभाव होता है और हम कुछ इस तरह के कंटेंट आपको देना चाहते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो और जिससे एटलीस्ट कम से कम कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए हम कर पाएँ।
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे, और कवर अप करके हम आपके पास फिर आएंगे। और एक गुजारिश है, जैसे आप लोगों ने प्यार दिया है वैसे ही और नया प्यार देते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल बटन दबा के रखें ताकि जो नया वीडियो आगे आए वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो तक मिलते हैं। और अच्छे से आप लोग तरक्की कीजिए, सक्सेसफुल बनिए, और कोई और आपको नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो ज़रूर लिखें, हम अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।